हमारी इस कहानी की शुरुआत ताइवान के एक सुंदर से शहर को दिखाते हुए होती है, जहां चंग नाम का एक नौजवान लड़का अपने परिवार द्वारा चलाए जा रहे छोटे से रेस्टोरेंट का खाना रोजाना की तरह आज भी शहर की गली गली में पहुंचाने में व्यस्त है। इसी दौरान उसकी गाड़ी नजदीकी स्विमिंग एकेडमी में रुकती है, जहां प्रैक्टिस कर रहे सभी डेफ यानी शारीरिक तौर पर सुनने और बोलने में असमर्थ खिलाड़ी नेशनल कंपटीशन के लिए स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चेंग यहाँ रोज टिफिन देने के लिए आया करता है। आज जब वो ऑडिटोरियम में दाखिल होता है तो उसकी नजर यांग नाम की एक खुशमिजाज लड़की पर पड़ती है, जो यहाँ की टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अपनी बहन मिशेल का मनोबल बढ़ाने के लिए आई थी। दोनों बहनों में खास लगाव है। यांग मिशेल के लिए घर की सारी जिम्मेदारी संभालती ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। हालांकि बचपन से ही डेफ होने के बावजूद भी वो दोनों अपने जज्बातों के जरिए एक दूसरे के दिल की बात चुटकियों में जान लिया करती है। ना जाने क्यों पहली ही मुलाकात में चेंग उसे देखता ही रह जाता है। वो साइन लैंग्वेज में उसे बात करने की कोशिश करता है। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि तभी उसे अपना एक जरूरी काम याद आ जाता है और फटाक से बहन मिशेल को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। चेंग मिशेल से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, बिना खाई ही यहाँ से चली गई। तो मिशेल बताती है वो मेरी बहन यांग है। जिसके बाद चेंग उसके पीछे जाता है, जहाँ बाहर वो एक साइकिल वाले की गलती के कारण रास्ते में गिर जाती है। चेंग फौरन उसे अपनी स्कूटी में बैठाकर मरहम पट्टी के लिए नजदीकी अस्पताल ड्रॉप करता है, मगर यहाँ उसके साथ अंदर न जाने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। कुछ और डिलीवरियां अब भी बाकी है, लेकिन जाने से पहले यांग से इशारों ही इशारों में उसका नंबर मांगता है। जिसके बाद हम उसे घर पे देखते हैं, जहाँ पर माँ लिन उसे अपने आलसी स्वभाव की वजह से बेइंतहा डांट सुननी पड़ रही थी। आखिर उसकी वजह से 15 ऑर्डर जो कैंसिल हुए थे, परंतु माँ तो माँ होती है। थोड़ी बहुत फटकार के बाद खाने के लिए कुछ देती है और फिर दुलार करने लगती है, जिससे समझ में आता है कि माँ लिन उसे कितना प्यार करती है। अगली रोज जब वो फुटपाथ पर टिफिन सेल कर रहा होता है तो यांग को देखकर अपनी आखिरी टिफिन उसे खाने के लिए दे देता है। यांग को वो खाना बेहद स्वादिष्ट लगता है, मगर जब टिफिन का पैसा देने के लिए अपना पर्स टटोलती है तो उसमें एक भी रुपए नहीं होते। चेंग उससे कहता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसके बदले क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? मगर यांग के पास इसके लिए समय नहीं होता, इसीलिए उधारी के पैसे को डायरी में लिखकर अपने काम के लिए निकल पड़ती है। चेंग भी सारा टिफिन बॉक्स बेचने के बाद घर वापस आकर मोबाइल पर यांग के ऑनलाइन आने का इंतजार करता है। खुशकिस्मती से वो फुर्सत पाते ही उसे मैसेज करके अपनी बहन के स्विमिंग ऑडिटोरियम आने को कहती है। दोनों साथ बैठकर मिशेल की स्विमिंग प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। यांग कहती है देखो ना, ये जगह मूवी हॉल से लाख गुना अच्छी है। चेंग पूछता है तुम दोनों में मुझे लगता था बड़ी तुम हो, क्योंकि तुम हमेशा मिशेल को सपोर्ट करती हो। इस पर यांग कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बहन मुझसे बड़ी है, बस वो अपनी प्रैक्टिस में ध्यान लगा सके, इसीलिए मैं बाकी की चीजों का ख्याल करती हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी अपने काम के सिलसिले में अफ्रीका चले गए, जिसके बाद से हम दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला। वो चेंग को भी बताती है कि मिशेल साइन लैंग्वेज के अलावा फेशियल एक्सप्रेशन को भी पलक झपकते पहचान लेती है, जिसकी वजह से सभी उसे बेहद पसंद करते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है यांग का अपना कोई सपना नहीं है, वो अपनी बहन की खुशी में ही खुद की खुशी ढूंढ लेती है। देखते ही देखते यांग और चेंग की दोस्ती उफान चढ़ने लगती है। वो किचन से बड़ा मील बॉक्स पैक कराता और माँ को चैरिटी में देने की बात कहकर सीधा यांग से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। घर था तो छोटा, लेकिन वहाँ सामान कुछ ज्यादा नहीं थे, ताकि उन्हें सारी चीजें एक ही नजर में सामने दिखाई दे। घर पर डोरबेल की जगह एक लाल रंग की बेहद बड़ी बत्ती लगाई गई थी, जिससे कि अगर कोई डोरबेल रिंग करे तो उसकी तेज रोशनी से उन्हें दरवाजे पर किसी के होने का अंदेशा हो सके। वहाँ पर यांग चेंग को हर तरफ सजे मिशेल के मेडल दिखाते हुए कहती है मेरी बहन बचपन से ही होनहार है, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द नेशनल चैंपियनशिप जीत जाएगी, ताकि उन पैसों से हम अपना सभी लोन चुकता करके एक सुकून की जिंदगी जी सके। अचानक अलार्म क्लॉक बजता है और यांग तुरंत कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर दोनों घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। चेंग जहाँ वहाँ मौजूद चीजों का लुफ्त उठा रहा है, वहीं यांग मेकअप करके बीच सड़क में लोगों का मनोरंजन करने के लिए स्टैचू की तरह खड़ी है।
असल में वो पैसे कमाने के लिए कुछ इसी तरह का स्ट्रीट शो किया करती, जिस पर राह चलते लोग कुछ पैसे डाल दिया करते। चेंग को ये रूप कुछ खास नहीं भाता, फिर भी सामने बनी मूर्ति यांग से साइन लैंग्वेज में अपने दिल की बात रखते हुए कहता है, इससे पहले मुझे तुमसे ये बात कहने में देरी हो जाए, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी जैसी लड़की से नहीं मिला जो हमेशा अपने बारे में न सोचकर अपनी बहन के बारे में सोचे। बस इसी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है और घर जाने के बाद साथ बिताए उन्हीं पलों को बेहद याद करता हूँ। बस पूरा दिन तुमसे यूं ही बातें करना चाहता हूँ। यांग अपने जज्बातों को समेटे एक स्टैचू की तरह बस शांति से सुन रही होती है। एक शख्स चेंग के बगल में आता है और कहता है, ये लड़की तभी हिलेगी जब तुम पैसे फेंकोगे। ये सुनकर चेंग को काफी बुरा लगता है, क्योंकि यांग की यह हालत उसे देखी नहीं जाती, फिर चाहे भले ही वो ईमानदारी की रोटी ही क्यों ना कमा रही हो। यांग आज उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है। दोनों पेट भर के डिनर करते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो अपने बैग से पैसे निकालकर सिक्कों को गिनने लगती है। पीछे खड़े गेस्ट टेबल के खाली होने का इंतजार कर रहे थे और चेंग को उसका यूं एक एक करके सिक्कों को गिनना थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, इसीलिए खुद ही खाने का बिल दे देता है, जिससे यांग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज की ये ट्रीट उसके नाम थी। यांग पूरे रास्ते शांति से चली आ रही थी। चेंग बार बार उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो गुस्से में कुछ भी जवाब नहीं देती। आखिर में जब चेंग उससे पूछता है कि उसे हुआ क्या है, तो यांग अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है, मेरे स्ट्रीट परफॉर्मेंस के कमाए गए पैसे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करवा रहे थे। चेंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, पीछे बाकी कस्टमर खड़े थे और तुम्हें सिक्के गिनने में समय लग रहा था, इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। जिस पर यांग कहती है, जब मैं पूरा दिन एक जगह पर खड़े होकर पैसे कमा सकती हूँ, तो क्या तुम कुछ देर रुक कर उन्हें गिनने में मेरी मदद नहीं कर सकते? आखिर सिक्कों की भी तो अपनी कीमत होती है। कोई बात नहीं, अगली बार मैं अपने सिक्कों को नोट में कैश करवा कर तुम्हें वापस कर दूंगी। और ये कहकर वहां से चली जाती है। चेंग को उसकी बातों से बेहद दुख पहुंचता है, क्योंकि ये सब उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। उधर घर पर यांग के ना होने पर बहन मिशेल अकेले ही सो जाती है। तभी बदकिस्मती से बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसका धुआं उसके कमरे तक पहुंच जाता है और मिशेल की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे आनन फानन में अस्पताल एडमिट कराना पड़ा। बहन के एडमिट होने की खबर लगते ही यांग अपना सारा काम धंधा छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है और घर पर मौजूद ना होने की वजह से माफी मांगती है, क्योंकि आज अगर वो घर पर होती तो शायद ये हादसा ना होता। मिशेल उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, आखिर कुछ वक्त उसे खुद को भी तो देना चाहिए। परंतु यांग को समय पर घर न आने का बेहद अफसोस होता है। नम आंखों से अपनी बहन से कहती है, क्या होता अगर आग न बुझती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर न आती, या फिर एम्बुलेंस आपको यहाँ तक न लेकर आती, शायद आज मैं अपनी प्यारी बहन को खो देती। मिशेल उसे प्यार से अपने सीने से लगा लेती है और फिर हमें उनके पिता द्वारा भेजा गया खत सुनाया जाता है, जिसमें वो अपने बहादुर बेटियों के सकुशल होने की चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं, मैं ईश्वर से रोज तुम दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनका हाथ हमेशा तुम दोनों के सर पर रहेगा। अगली सुबह जब यांग अपनी बहन से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची तो उसके दोस्तों को ये कहते सुनती है कि उसकी बहन के चेस्ट में स्मोक जाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, जिसके चलते उसकी परफॉर्मेंस अब पहले जैसे नहीं रह पाएगी। और इसीलिए वो लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि आने वाले चैंपियनशिप में मिशेल पर ज्यादा प्रेशर न डालकर वो सब मिलकर उसका टाइम कवर करेंगे। यांग को अब अपनी बहन की फिक्र होने लगती है। उसे उसका सपना टूटा हुआ नजर आता है और जब ये बात मिशेल पूछती है तो उसे बताती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोच ने मुझे बताया है कि मेरी स्पीड बाकियों से बेहतर है, इसीलिए कुछ दिन आराम करने के बावजूद भी मेरी परफॉर्मेंस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। उधर चेंग आज 2 दिनों से यांग को मैसेज करके अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है, कॉल पर कॉल कर रहा है, मगर यांग उसका कोई जवाब नहीं देती। बेचारा परेशान होकर उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ता है जहां पर यांग स्ट्रीट परफॉर्मेंस दिया करती है। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, बस यांग दिखाई नहीं दे रही। उसकी निगाहें उसे हर तरफ ढूंढ रही है, मगर यांग का कुछ पता नहीं। और फिर उसे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है जहां पर यांग से उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी। चेंग के पीछे बैठे दुकान का मालिक और उसकी पत्नी आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, देखो ना, आज लड़के के साथ वो क्यूट लड़की नहीं है। तभी पत्नी बोली, ऐसी क्यूटनेस का क्या फायदा जब कोई म्यूट हो, आखिर ऐसी लड़की से शादी करेगा भी कौन, क्या फायदा ऐसे खूबसूरती का।
अफसोस से ये बात चेंग के कानों तक पहुंच जाती है और वो उठकर उन्हें जवाब देता है, जी हाँ, ये सच है कि हम सुन लेते हैं और वो सुन नहीं पाते, मगर उनकी अपनी साइन लैंग्वेज होती है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। और हाँ, वो क्यूट भी है और उसका नाम यांग है। और फिर गुस्से में बिना कुछ खाए टेबल पर ढेर सारे चिल्लर रखकर वहां से चला जाता है। शाम को प्रैक्टिस के दौरान हम मिशेल को स्विमिंग करते वक्त दिक्कतों का सामना करते हुए देखते हैं। लंग्स और चेस्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से वो ज्यादा देर तक पानी में टिक नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ बेटे का उतरा हुआ मुंह देखते ही पिता टियान को समझते देर नहीं लगती कि मामला दिल का है और वो चेंग से पूछते हैं, क्या हुआ, आजकल तुम चैरिटी के लिए टिफिन लेकर नहीं जा रहे हो, रिजेक्ट हो गया क्या? चेंग उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, रिजेक्शन तो दूर, मुझे तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था। तो इस पर पिता टियान कहते हैं, अरे इसमें क्या, मुझे तो 23 बार रिजेक्शन मिला था, फिर भी मैं तुम्हारी तरह निराश नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिर में जब तुम्हारी माँ मिली तो मेरी सारी कमियां पूरी हो गई। वो भले ही थोड़ी गुस्सैल और जिद्दी है, लेकिन दिल की बेहद अच्छी, जिसे परिवार कैसे संभालना है अच्छे से पता है। वैसे बेटा, जिस लड़की के लिए तुम्हारी भूख प्यास सब मिट चुकी है, आखिर वो दिखती कैसी है? वैसे जब तुम एक अच्छे रिश्ते में आ जाना तो हम सबसे मिलवाना बिल्कुल ना भूलना। चेंग बेहद शांत मन से पिता से पूछता है, पापा, क्या आप मुझे एक ऐसी लड़की के साथ देख सकेंगे जो सुन नहीं सकती? और फिर उन्हें यांग के बारे में सब कुछ बताता है। थोड़ी देर बाद लिन टियान के पास आती है और पूछती है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? असल में दोस्तों, ये सारा प्लान माँ लिन का ही था। उसने चेंग को इतना उदास पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए बात की तह तक जाने के लिए पति टियान को बेटे से बात करने के लिए भेजा था, जहाँ टियान उसे बताता है कि चेंग एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जिसे सुनाई नहीं देता, मगर देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं, ऊपर से इतनी मेहनती और दयालु कि अपनी बहन की जान से ज्यादा ख्याल रखती है। सोचो, जब वो इतनी अच्छी है तो हमारे चेंग को कितना खुश रखेगी। ऊपर से हमारे बेटे को तो साइन लैंग्वेज भी आती है, माँ कहती है, लेकिन हमें तो नहीं आती ना, हम कैसे उसे बात कर पाएंगे? पिता टियान जवाब देते हैं, उसके एहसास को समझकर जिंदगी में जिन बातों को बिना लफ्जों से समझा जाए, आखिर वही तो प्यार है। माँ लिन को अब अपने पति की बातें समझ में आने लगती है। वो बेटे के प्यार को भांप लेती है और सुबह जब वो टिफिन डिलीवरी करने के लिए जाता है तो उसे यांग के साथ घूमने फिरने के लिए 3000 रुपए थमाती है। चेंग सारा काम खत्म करके यांग के घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलती। तो वो हताश होकर उसके लिए लाया गया तोहफा दरवाजे पर ही रखकर चला जाता है। वहीं मिशेल की परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होने की वजह से मजबूरी में कोच उसे कंपटीशन से बाहर निकाल देता है, और जब ये बात यांग को मालूम पड़ती है तो वो बहन को संभालने की कोशिश करती है, जो कि इस दुख को दूर करने के लिए आज शराब पीकर घर आई है। यांग उसे कहती है, तुम अभी अभी ठीक हुई हो और शराब पीकर अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रही हो? तुम्हें तो चैंपियन बनना है ना। मिशेल बोली, कब तक तुम मेरे सपनों की वजह से अपने सपनों को तोड़ोगी? आखिर तुम्हारी भी तो अपनी दुनिया है। इस पर यांग कहती है, जो तुम्हारे सपने हैं वही तो मेरे सपने हैं। जब तुम मुकाबला जीतोगी तो हम दोनों की दुनिया संवर जाएगी, तो फिर इसमें सपने भी तो एक ही हुए ना। बस मिशेल को अपनी बहन की इस मासूमियत पर रोना आ जाता है। उसने उसकी कामयाबी के लिए कितना कुछ किया, मगर आज जब उसका वक्त आया तो किस्मत ने दाव बदल दिया। अब ना तो वो अपनी बहन के लिए प्राइज जीत पाएगी, ना ही लोन को चुका पाएगी। यान बोली, तुम लोन की फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल उसका बोझ सर से हट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारी जैसी बहन मिलना मेरे लिए हमेशा गर्व की बात होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में तुम्हारी जैसी बड़ी बहन मिले। दोनों इस मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनती है और नम आंखों के साथ गले लगती है। इसके बाद बहन मिशेल को सुलाकर जब व्हाट्सएप खोलती है तो उसमें चेंग के ढेर सारे मैसेजेस पड़े हैं, जो खुद ही मैसेज का रिप्लाई भी कर रहा था। यांग उसे थोड़ी बहुत बातें करती है और पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सपना है? वो कहता है, हाँ, मेरा सपना है तुम जैसे खूबसूरत लड़की से शादी हो, मेरे 2 बच्चे हो, एक बेटा और एक बेटी, जिसके साथ सुकून की जिंदगी जी सकूं। चेंग का उसे यूं प्यार करना यांग को काफी रास आता है, लेकिन ना जाने क्यों वो चाह कर भी उसके करीब नहीं आना चाहती, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज उसे दूर कर रही हो। और शायद इसके पीछे की वजह उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन मिशेल है। सुबह जब मिशेल को इस बारे में मालूम पड़ता है तो वो उसे कहती है, चेंग तो अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी भी जमती है, तो फिर तुम उसे डेट क्यों नहीं करना चाहती हो?
यांग कहती है, क्योंकि वो भी बोल सुन नहीं सकता। आखिर उसका ये सोचना लाजमी भी था, क्योंकि आज तक उसने कभी उसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। बस जिस दिन से मिला साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहा था। वही चेंग को लगता था कि वो ये सब कुछ यांग की सहूलियत के लिए कर रहा है। यांग को गलतफहमी हो गई। साथ ही साथ वो अपनी बहन को भी छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर मिशेल उसे समझाती है। आखिर वो कब तक हमेशा उसके साथ यूं रहेगी? जब तक वो उसे जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ेगी, तब तक वो कैसे जीना सीखेगी? एक माँ भी बच्चे के बड़े हो जाने के बाद उसे अपने कदमों में चलने का रास्ता दिखाती है, ना कि 24 घंटे गोद में लिए रहती है। ऊपर से उसे दूर होने के डर से आखिर चेंग जैसे अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर देना बहुत बड़ी भूल है। बहन की ये बातें सुनकर यांग को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास होता है और हम चेंग को देखते हैं, जिसके घर पर एक अनजान चिट्ठी आई होती है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें ढेर सारे खाने की तस्वीरों के साथ पिछले कुछ महीनों का हिसाब किताब और एक आंकड़े के बराबर पैसे मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर चेंग को समझते देर नहीं लगती कि ये चिट्ठी किसी और का नहीं बल्कि यांग ने भेजी है। माँ लिन कहती है, बेटा वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई है, तुम्हें मिल जाएगी। उदास चेंग कहता है, अगर मैं वापस उसे यहाँ ले भी आया तो क्या आप लोग एक गूंगी बहरी लड़की को अपना पाएंगे? ये सुनकर उन दोनों को मालूम पड़ता है कि ये वही लड़की है जिससे उनका बेटा प्यार करता है। और माँ लिन कहती है, क्यों नहीं, उल्टा हम दोनों तो दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। अच्छा होगा कि कुछ साइन लैंग्वेज सीखकर उससे खामोशी से बातें करे। बस फिर क्या था, चेंग को अपने माता पिता का जवाब मिल गया और वो उन्हें जोर से गले लगाते हुए सीधा स्कूटर उठाकर यांग से मिलने निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसे स्विमिंग ऑडिटोरियम में मिल जाती है, जहाँ चेंग चुपके से उसके पीछे खड़ा होकर अपने प्यार का इजहार करने का बोल बोलकर रिहर्सल करने लगता है, जो सुनकर यांग को आज पहली बार पता चलता है कि वो बोल सकता है। लेकिन इससे भी हैरत की बात यह थी कि यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि यांग भी सुन सकती है। यांग पीछे मुड़ती है तो चेंग उसे इशारों में कहता है, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। यांग कहती है, क्यों? तो वो बताता है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में एक लड़की की जरूरत है, साथ ही साथ घर को एक सदस्य चाहिए, और तुमसे अच्छा ये किरदार कौन निभा पाएगा? जिस पर यांग बोलती है, लेकिन मैं तो सुन बोल नहीं सकती, तो फिर उन्हें मेरी बातें कैसे पता चलेगी? जिसके जवाब में चेंग अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी निगाहों को पढ़कर। फिर हम उन दोनों को चेंग के घर पर देखते हैं। उसके माता पिता पूरी तरीके से तैयार होकर उन दोनों के सामने नजर आते हैं। माँ लिन तो यांग की खूबसूरती देखकर कायल हो जाती है। फिर दोनों को एक बड़े नोटपैड पर अपनी बातों को लिखकर यांग से कहने को कहती है, तुम वही बेहद खूबसूरत, आशावादी, कर्तव्य को पालन करने वाली दयालु लड़की यांग होना। जिस पर यांग मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाती है। इसके बाद वो बातों ही बातों में उन दोनों की शादी की बात करने लगते हैं, जिस पर चेंग शर्माते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तभी यांग उनसे कहती है, हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर तीनों दंग रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। चेंग कहता है, जब तुम बोल सुन दोनों सकती हो तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? यांग बोली, क्या मुझसे कभी एक आम इंसान की तरह पूछा? बस जिस दिन से मिले हैं साइन लैंग्वेज में ही बातें करने लगे। मुझे लगा मेरी बहन की तरह तुम भी हो। भौचक्का रह चुका चेंग कहता है, यानी कि कल शाम को पुल पर मैंने जो कुछ भी तुम्हारे पीठ पीछे बोला तुमने वो सब सुन लिया? यांग हाँ में जवाब देती है और फिर उसके कानों में कहती है, मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना तुम मुझे करते हो। और ये सुनकर चेंग के माता पिता खुशी से कूद पड़ते हैं। आखिर उन्हें उनकी बहू जो मिल गई थी। तभी पिता तियान पूछते हैं, जब तुम दोनों बोलने के बावजूद भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे तो फिर प्यार कैसे हुआ? यांग जवाब देती है, प्यार का कोई जरिया नहीं होता, वो तो बस एक एहसास है जिसे बिना बोले सुने महसूस किया जा सकता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की आवाज के लिए ना जाने कितने महीनों से तरस रहे थे। यांग और चेंग ढेर सारी बातें करते हैं, जहां हमें मालूम पड़ता है कि चेंग ने साइन लैंग्वेज अपने कॉलेज के दिनों में एक प्रोफेसर से सीखी थी। वही बचपन में जब यांग अपनी बहन से इशारों में बातें किया करती थी, तभी एक रोज मिशेल ने उसे पूछा था कि पियानो की धुन कितनी मधुर होती होगी। यांग उसके सवाल को सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसके पास उसे धुन समझाने का कोई जरिया नहीं। बस तभी से उसने अपनी बहन का सहारा बनने के लिए साइन लैंग्वेज को सीखा। वह बहते आंसुओं के साथ चेंग को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे अपने प्यार पर फक्र था। जहां लोग किसी के अंदर खामियां होने की वजह से उसे किनारा कर लेते हैं, आज उसी समाज में चेंग ने यांग को
जाने अनजाने में ही सही, मगर उसकी सूरत को छोड़कर सीरत से भी प्यार किया। जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में मिशेल से मिलते देखते हैं, जिसने अब कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया है और अब वो एक अच्छी सी नौकरी करके कुछ समय प्रैक्टिस में बिताएगी ताकि अगली बार पूरी फिट होकर वापस आ सके। चैंग और यांग उसके इस फैसले का समर्थन करते हैं और कुछ ही सालों बाद वो पल भी आ जाता है जब मिशेल कड़ी मेहनत और लगन के बल पर गोल्ड मेडल हासिल कर लेती है, जिसके साथ हमारी ये कहानी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।